गर्भ संस्कार है क्या? जरा सरल शब्दों में लोगों को बताएं। जब गर्भ में बच्चा होता है तो ये साइंस प्रूवन है कि वो बच्चा हमारी बात सुन रहा है और प्रतिक्रिया दे रहा है। तो यही है, क्यों ना हम उसको बहुत अच्छी चीजें सिखाएं। गर्भ संस्कार शुरू करने का सही समय क्या होता है? 3 महीने बाद पुंसवन संस्कार, जो कि एक बच्चा जिसका गर्भ संस्कार नहीं हुआ है और एक बच्चा जिसका गर्भ संस्कार हुआ है, तो दोनों में क्या फर्क होता है? जब ये नहीं होती है तो हाइपर एक्टिव बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये तो एक बार की प्रक्रिया हुई जहां पर यज्ञ हवन सब कुछ हुआ, लेकिन प्रेगनेंसी 9 महीने की है। तो डे टू डे लाइफ में पेरेंट्स को, फैमिली को क्या क्या करना है? मंत्रों का उच्चारण, श्लोक, संस्कृत का पाठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है। क्योंकि आजकल जो माएँ हैं वो नौकरी कर रही हैं, पिता हैं नौकरी कर रहे हैं, और जीवन चलाने का एक अलग तरीके का प्रेशर है, तो फिर वो बैलेंस कैसे करेंगे इन दोनों चीजों? इसलिए जो गायत्री परिवार हमारे गुरु हैं, उन्होंने इन तीनों संस्कारों का समावेश। नमस्ते जी, है अनऑफिशियल हिमांशु और आज हम एक बहुत विशेष पर्सन के साथ में हैं। हम आज बात करने वाले हैं ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर जो बहुत रेयर है, लेकिन हाँ, भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ और बहुत पुरानी सभ्यता से, बहुत पुराने समय से ये चला आ रहा संस्कार एक है, जैसे आज की तारीख में कई लोग भूल चुके हैं, कई लोग समझ नहीं पाते हैं और कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गर्भ संस्कार के बारे में। हमारे साथ में एक एक्सपर्ट है जिनका नाम है प्रियंका वेदी जी। प्रियंका जी पिछले 15 सालों से गर्भ संस्कार के ऊपर काम कर रही हैं और इनका एक्सपर्टाइजेशन है। और किस्मत की बात यह कि मुझे इनसे मिलने के लिए मिला, तो बिहाइंड द कैमरा मैंने इनसे बहुत सारी बातें करी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो रोचक बातें आप सब लोग भी जाने और आप सब लोग भी समझें। क्या होता है, कई बार हम जितना देखते हैं, जितना पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, उसको सत्य मान लेते हैं, लेकिन सत्य कई बार उसके परे होता है। गर्भ संस्कार एक ऐसा विज्ञान हमारे देश का जो आज कहीं पर खो गया है। शायद आज की तारीख में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, और मैं कहीं ना कहीं श्योर हूं कि प्रियंका जी भी इस बात से एग्री करेंगी मेरी इस बात से। तो मैं ज्यादा ऐसा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं। प्रियंका जी, मेरा आपसे सवाल है सबसे पहला ये कि एक बार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। कितने सालों से आप गर्भ संस्कार सीख रही हैं, सिखा रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, और कैसे आपने गर्भ संस्कार सीखा, ये बताएं पहले ऑडियंस को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 15 साल से गर्भ संस्कार पे कार्य कर रही हूँ। इसके लिए मैंने सर्टिफाइड कोर्सेज किए हैं। साथ में बहुत सी गर्भवती माताओं का हम लोगों ने गर्भ संस्कार किया है, जो कि यज्ञ द्वारा होता है। उसके आगे हम 9 महीने तक उनको मॉनिटर करते हैं। योग, प्राणायाम, गर्भ संवाद, जो वूम टॉकिंग आजकल कहते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर करते हैं। इवन उसका डाइट प्लान क्या रहेगा, उसके परिवार वालों का वातावरण और व्यवहार कैसा रहेगा, ये सारा चीज हम लोग पूरे फैमिली के साथ उनकी ये पूरा डिसाइड करते हैं, उनको समझाते हैं। और उसके आगे अभी तक हमने जो भी बच्चे गर्भ संस्कार द्वारा हुए हैं वो बहुत ही शानदार है। इसका आंसर उनकी माताएं ही देती है। जैसे कि हमने कोरोना में, जब पूरी दुनिया में नेगेटिविटी फैली हुई थी, तो बहुत सी माताएं ऐसी है जिन्होंने गर्भ संस्कार करवाया था। कितनों का ही हमने ऑनलाइन किया। हाँ, इंडिया में नहीं, देश विदेश में किया। कैलिफोर्निया में, वॉशिंगटन डीसी में, कनाडा में हम तैयारी बता देते थे, वो लोग करते थे। हम लोग साथ में वीडियो कॉल किसी भी तरह माध्यम से हम जुड़े रहते थे। जब बच्चे पैदा हुए, जब गर्भ संस्कार द्वारा, तब जब एक का नामकरण के लिए हम गए तो वो बच्चा बहुत रो रहा था। तो मैं थोड़ी कॉन्शियस हुई, मैंने बोला कि तुम तैयारी बाद में करना, पहले जाके उसको चुप करवाओ। तो वो लेडी बोली, ये बच्चा मेरा नहीं रो रहा है, ये पड़ोस का बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रोता नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमने देखी है कि बच्चों में इतना चेंजेस है। बच्चे इतने शांत प्रवृत्ति के पैदा हो रहे हैं, इतने बुद्धिमान हो रहे हैं। कितने गायनोकोलॉजिस्ट है जिनका हमने गर्भ संस्कार किया है। उन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसमें वो बच्चा प्ले स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। उसमें जब मैम बोलती है कि आप रेड बॉल निकाल के लाइए, प्ले स्कूल में बहुत छोटा बच्चा, कोई पढ़ाई नहीं, तो वो अकेला बच्चा है, वो सारे बच्चों में से जो रेड बॉल निकाल के ला रहा है। वो बोल रही है कि आप ब्लू लाइए, तो वो ब्लू ला रहा है। माने मैम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रही है वो उसको बिल्कुल सही से कर रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास में एग्जाम्पल्स है कि गर्भ संस्कार द्वारा जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बचपन से ही माता की बात समझ रहे हैं, व्यवहार में शांत है, सपोर्टिव है, बैलेंस्ड है। और ये बैलेंस सिर्फ व्यवहार में नहीं, इमोशनली भी है, और बाकी जितनी भी चीजें हमारे जीवन में जरूरी है वो सब में है।
तो गर्भ संस्कार सबसे पहले तो है क्या, जरा सरल शब्दों में लोगों को बताएं। बहुत सरल शब्दों में अगर हम इसको समझें हमारी डेली लाइफ में, तो अभी हम कभी भी अपने घर में जब अचार बनता है, तो एक कांच के बर्तन में अचार रखा जाता था। जब अचार खत्म हो जाता है तब हम उसको अच्छी से धुलवा देते हैं, ठीक है। धोने के बाद भी जब हम उस डब्बे को खोल के सूंघते हैं तो उसमें अचार की खुशबू आती है, मतलब वो संस्कारित हो चुका है उस खुशबू, उस चीज से जो उसमें थी। वैसे ही जब गर्भ में बच्चा होता है तो ये साइंस प्रूवन है कि वो बच्चा हमारी बात सुन रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है और प्रतिक्रिया दे रहा है। ही इज रिस्पॉन्डिंग, ही और शी। तो जो माता द्वारा बच्चे को समझाया जाता है, सिखाया जाता है, माता द्वारा जो देखा जाता है, माता द्वारा जो महसूस किया जाता है, उसका प्रभाव उस बच्चे पे पड़ता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ उसको रिपीट करता है, बाकी वो सब कुछ सीख चुका होता है। तो यही है, क्यों ना हम उसको बहुत अच्छी चीजें सिखाएं जो हम उसको सिखाना चाहते हैं। गर्भ संस्कार शुरू करने का सही समय क्या होता है? एक तो आपने बताया गर्भ संस्कार गर्भ धारण करने के पहले होता है, और जब गर्भ धारण हो जाता है उस समय भी किया जाता है। तो कोई इसका फिक्स टाइम है या सही टाइम है जिस समय किया जाना चाहिए इसे? जी, जैसे हम कि कोई भी जो मैरिड कपल है ना, जब भी वो चाहता है कि हमें कंसीव करना है, तो जैसे है एक उसका गर्भाधान संस्कार जो हमारा फर्स्ट है, जिसमें यह भावना की जाती है कि हाँ वी आर नाउ रेडी टू कंसीव, ठीक है। तो वो हुआ गर्भाधान, जिसके अंदर उनको सब समझा दिया जाता है कि कैसा आप लोग एक दूसरे से बैलेंस बना के चलिए, कैसा आप एक दूसरे से बातचीत करें, या वातावरण कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें उनको समझाई जाती है। जब पर वो कंसीव कर लेती है, जब भी कोई लेडी, तो 3 महीने बाद पुंसवन संस्कार जो कि यज्ञ द्वारा होता है, जिसमें विशेष आहुति और औषधियां होती है, वो सारी उस गर्भवती माता को दी जाती है, करवाई जाती है, और फिर उसके आगे की प्रक्रिया उसको समझाई जाती है। जिसमें फिर 7वें या 8वें महीने में एक संस्कार और होता है जिसका नाम सीमांतोन्नयन है, वो भी करवाया जाता है, जिसमें आशीर्वाद दिलाया जाता है और पूरी फैमिली की ब्लेसिंग भी दिलाई जाती है। और उसके बाद फिर 2 बार संस्कार हुआ जब बच्चा गर्भ में है, उसके बाद तीसरा संस्कार हाँ, बहुत बढ़िया। जब बच्चा पैदा हो चुका है तो उसके बाद में 1.25 महीने बाद उसका नामकरण संस्कार होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा है नाम वैसा होगा काम, है ना, यथा नाम तथा काम। तो इसीलिए ये संस्कार करवाया जाता है कि एक महान, एक अच्छा नाम जो कि बहुत ही अच्छे मीनिंगफुल हो, ऐसा नाम भगवान के द्वारा या यज्ञ वातावरण में करवाया जाता है। ये हो गया तीसरा संस्कार। तीसरा संस्कार आपने बताया, उसका जो नामकरण होता है वो। उसके बाद चौथा संस्कार क्या होता है? चौथा संस्कार जो जब बच्चा 6ठे महीने में आ जाता है तब उसका अन्नप्राशन होता है। अन्नप्राशन में भी यज्ञ द्वारा ही जब आहुतियां होती है और खीर का प्रसाद जो बनता है, जब वो बच्चा फर्स्ट टाइम कोई बाहर का अन्न ग्रहण कर रहा है तो भगवान से प्रार्थना कराई जाती है। अभी तक वो माँ पे डिपेंड था, अब वो बाहर के अन्न को ग्रहण करेगा तो बाहर के संस्कार उस बच्चे में जाएंगे। तो बाहर के अब अच्छे संस्कार उसके शरीर में, उसके मस्तिष्क में प्रवेश करें, और साथ में ही जो भी ये खाए तो वो अमृत बन के इसके शरीर को लगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अगला संस्कार कौन सा है? उसके बाद में मुंडन रहता है। कोई लोग जल्दी कराते हैं, कोई अपने आवश्यकता अनुसार, पर मुंडन संस्कार रहता है जो पिछले जन्म के संस्कारों को लेके बच्चा पैदा हुआ है। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो वह मुंडन संस्कार जब होता है तब ऐसा सोचा जाता है कि बुरे संस्कार छूट गए और वह बच्चा नए और पॉजिटिव विचारों के साथ आगे बढ़ेगा। मैंने ऐसा देखा, मुझे याद है, मेरा दोस्त था एक बचपन में, तो उनके यहाँ पर कुछ ऐसी मान्यता थी कि जब ये एक पर्टिकुलर एज पर पहुंच जाएगा तब उसका मुंडन होगा। ऐसे आपने भी कई केस देखे होंगे। तो उसके ना बाल बहुत बड़े बड़े हुए थे। मुझे याद है शायद 6th-7th तक वो हमारे साथ में था, और फुल उसकी चोटी बड़ी सी बनती थी। तो ये भी कुछ एक ऐसी कोई प्रक्रिया है कि जहां पर बच्चे का मुंडन नहीं किया जाता? सब अपने अपने परिवार अनुसार जो भी उनकी व्यवस्था होती है, क्योंकि बहुत सारी कुरीतियां भी इसमें जुड़ चुकी है कि इतना बड़ा आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा, या बलि देनी पड़ेगी, या फलाने मंदिर में ही जाके आप इसको करा सकते हो। तो वो इस अपनी व्यवस्था बनाने के उद्देश्य के अनुसार वो फिर बढ़ता चला जाता है। बाकी कोशिश ये रहना चाहिए कि बच्चा जब छोटा हो तभी उसका मुंडन हो जाना चाहिए। तो ये मुंडन संस्कार हुआ। उसके बाद फिर अगला संस्कार क्या है? उसके बाद विद्यारंभ।
अच्छा। विद्यारंभ माने अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है और अब पढ़ाई के लिए तैयार हो रहा है, विद्या प्राप्त करने के लिए। तो गणेश जी महाराज और सरस्वती माँ की पूजा की जाती है और ये भी हम यज्ञ वातावरण में ही करवाते हैं। इसके बाद बच्चे से पहला अक्षर जो लिखवाया जाता है ओम या ओम भूर्भुवः स्वः बच्चे द्वारा लिखवाया जाता है, जो कि माँ या पिता उसकी हेल्प करते हैं। तो यही कि अब उसके अंदर सद्बुद्धि और बुद्धि तो हो, बुद्धि तो आए, पर कैसी सद्बुद्धि का आशीर्वाद मिले। लगभग कितनी एज होती होगी इस बच्चे की जब उससे आप ये विद्या संस्कार करवा रहे हैं? आज पहले के जमाने में तो बच्चों को बहुत जल्दी स्कूल में डाल दिया जाता था, पर अभी सरकार द्वारा जो चीज है वो 2.5 या 3 साल में ही बच्चों को स्कूल में डाला जाता है। तो यही एक प्रॉपर एज है। विद्या संस्कार के बाद फिर टोटल संस्कार कितने हैं वैसे? देखिए, ऐसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसका हमें आज जो हमारी डेली भाषा में अगर हम बात करें तो हम सिर्फ 2-3 संस्कारों को पहचानते हैं, जिसमें तो पहला है विवाह संस्कार, जिसमें हम शादी करते हैं, और एक अंत्येष्टि संस्कार। बस ये 2 ही संस्कार को हम ध्यान दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, 16 संस्कार है। इसके अलावा गायत्री परिवार द्वारा 2 संस्कार और जोड़े गए हैं, जिसका नाम पहला है जन्म दिवस संस्कार और दूसरा है विवाह दिवस संस्कार। तो ये 2 संस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा मैं अब जानते हैं बहुत समझदार इंसान हूं नहीं जीवन में, मैं भी चीजों को सीखने के लिए जिज्ञासु टाइप का प्राणी हूं और जब भटकता रहता हूं मैं हर जगह पर कुछ कुछ समझने के लिए। तो मुझे ये समझना है और शायद मेरी ऑडियंस को भी समझना है ये कि एक बच्चा जिसका गर्भ संस्कार नहीं हुआ है और एक बच्चा जिसका गर्भ संस्कार हुआ है, तो दोनों में क्या फर्क होता है? जब वो बड़े होते हैं तो क्या फर्क देखा गया है? आज जैसे हम देख रहे हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिशाहीन है। इसका हम अगर देखा जाए तो या तो जब माँ प्रेग्नेंट थी तब वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में, या घर परिवार में बहुत ही ज्यादा क्लेश है, या पति पत्नियों में नहीं बन रही, या सास बहू में नहीं बन रही, मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह सही वातावरण में नहीं है। तो जब बच्चा गर्भ में ऐसे वातावरण में पैदा होता है जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है उस बच्चे को बड़ा करने के लिए, विकसित करने के लिए, क्योंकि बच्चा 4 चीजों से डेवलप होना चाहिए: शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक। ये सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए। जब ये नहीं होती है तो जो आजकल एक्टिव बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें आज युवा पीढ़ियों में देखने को मिल रही है। पर जब माँ को यह मालूम होता है कि वो गर्भवती है, जब परिवार इसकी जिम्मेदारी लेता है और जो पति है वो इसकी जिम्मेदारी लेता है, तो ऐसा वातावरण क्रिएट नहीं होता है। सब जगह सुख, शांति और अच्छा वातावरण होता है, जो कि एक गर्भवती माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बहुत ही बुद्धिमान, शांत स्वभाव के और बहुत ही विवेकवान बच्चे पैदा हो रहे हैं। गर्भ संस्कार एक बहुत पुराना विज्ञान है, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके का जीवन हो गया है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ भरा जीवन हो गया है, और जैसे आपसे मैं बात करके समझ पा रहा हूं कि इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय देना पड़ रहा है एक इंडिविजुअल को। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे या कैसे बैलेंस करेंगे इसको? क्योंकि आजकल जो माएँ हैं वो नौकरी कर रही हैं, पिता हैं नौकरी कर रहे हैं, और जीवन चलाने का एक अलग तरीके का प्रेशर है, तो फिर वो बैलेंस कैसे करेंगे इन दोनों चीजों को? हाँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। इसलिए जो गायत्री परिवार जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने इन तीनों संस्कारों का समावेश गर्भ संस्कार में कर दिया है। जैसे पहला मैंने आपको गर्भाधान, पुंसवन और फिर सीमांतुनयन, ये तीनों का समावेश गर्भ संस्कार में कर दिया। जो भी माता है ना, अपने परिवार के साथ बैठ के एक बार करवा सकती है। उसके बाद में जो भी हम उन्हें बताएं, जो दिनचर्या, आहार विहार, जो चिंतन मनन हम उनको समझाएंगे, उस पे वो ध्यान रखेगी तो निश्चित ही उसको अपने कार्य में बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। गायत्री शक्ति पीठ जो है गर्भ संस्कार करवा रहा है, तो जैसा भी आपने बताया कि गर्भ संस्कार जो है वो 3 तरीके के गर्भ संस्कार एक बार में ही गायत्री पीठ कर देता है, गायत्री शक्ति पीठ कर देता है। तो ये तो एक बार की प्रक्रिया हुई जहां पर यज्ञ हवन सब कुछ हुआ, लेकिन प्रेगनेंसी 9 महीने की है, तो डे टू डे लाइफ में पेरेंट्स को, फैमिली को क्या क्या करना है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। डे टू डे लाइफ में सबसे पहले अपनी जो डेली रूटीन है उसका ध्यान रखना है। साथ में ही पूजा पाठ, इसमें मंत्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। म्यूजिक थेरेपी, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। मंत्रों का उच्चारण, श्लोक, संस्कृत का पाठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है। तो कोई मंत्र ऐसा अगर आप बताना चाहें ऑडियंस को? देखिए, अभी तो सर्वश्रेष्ठ मंत्र वैसे तो गायत्री मंत्र है ही,
जिसमें हम जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण शुद्धि के साथ में तथा शांत वातावरण में बैठते हुए अपने गर्भ में जो बच्चा है उसका ध्यान रखते हुए कि ये मंत्रों का प्रभाव पूरा पूरा मेरे बच्चे के मस्तिष्क पे पड़ रहा है, और सूर्य देवता का ध्यान करते हुए कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का ओज, सूर्य का प्राण मेरे सांसों द्वारा मेरे बच्चे के शरीर में प्रवेश कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एक तरीके की ध्यान प्रक्रिया हुई क्या, कि आप ध्यान लगा रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं और पूरी आपने जो शक्ति है अपनी वो झोंक दी है अपनी गर्भ पर, अपनी कोख पर, कि बच्चा उससे प्रभावित हो, उसके ऊपर असर पड़े, उसका ऐसा कुछ है ये? जी बिल्कुल, यह एक ध्यान है जो उगते सूर्य का होता है, जिसके अंदर भावना करी जाती है कि सूर्य का जितना भी प्रकाश है, जितने भी गुण है, वो सब मेरे बच्चे के अंदर मेरी सांसों द्वारा प्रवेश कर रहे हैं, ताकि ऐसी ही शानदार और प्रकाशवान, बुद्धिवान बच्चा पैदा हो सके। अच्छा, सही मायने में जैसे आज के समय में देखता हूं मैं, तो आप सतत रूप से इतने सालों से ये विज्ञान लोगों को सिखा रही हैं, तो कितने % महिलाएं इसको फॉलो कर रही हैं? देखिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ गर्भ संस्कार कराने के बाद उनसे ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं होती है, हम पूरा पूरा मॉनिटर करते हैं। पूरे 9 महीने हम लोग उनको ऑनलाइन जितनी भी चीजें हैं वो सब सिखाते हैं। आगे हर हफ्ते या हर हफ्ते में 2 बार उनकी मीटिंग्स होती है, और ये सारी चीजें जितनी भी गर्भवती माता के लिए आवश्यक है वो सारी चीजें हम सिखाते हैं। जो महिलाएं इसको फॉलो करती है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाती है। अच्छे रिजल्ट का मतलब ये हुआ जो होने वाली संतान है वो अच्छी होती है, हेल्दी होती है, शांत मन की होती है, मतलब अच्छा रिजल्ट क्या है? अच्छा रिजल्ट जब पता चलता है, पहले तो जब वो बच्चा हाथ में आ चुका होता है ना, जैसे ही कभी भी बच्चा परेशान है ना, कभी भी तनाव में होता है, तो जो मंत्रों का जाप उसने उस समय किया था, जैसे ही वो मंत्रों का जाप वापस उस समय करती है जब बच्चे के सामने, तो बच्चा बहुत जल्दी शांत हो जाता है, बहुत ही आसानी से, इजी टू टैकल बोलते हैं ना, वो होता है। इसके बाद में जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसके व्यवहार में वो चीज दिखाई देने लगती है कि हाँ, ये चीजें मैंने उस वक्त करी थी या सीखी थी या बच्चे को गर्भ संवाद के समय सिखाई थी। और फिर जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसकी स्कूल से ये चीजें आने लगती है कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों से बहुत ही अलग है, बहुत इंटेलिजेंट है, और साथ में शांत प्रवृत्ति का है, विवेकवान है। बहुत सारी चीजें हम लोग आए दिन आजकल सुनते रहते हैं। जैसे आपने भी बात करी संगीत, योग, तो कोई विशेष योगासन है जो आप करवाते हैं या सिखाते हैं? जी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी बहुत सारे ऐसे योग हैं, प्राणायाम है, जिसके अंदर गर्भवती महिला द्वारा अगर करती है तो उनको निश्चित ही इसका लाभ मिलता है ना। इसके बाद में सूक्ष्म जो योग होते हैं वो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे गर्भवती महिला के महीने बढ़ने लगते हैं तो उनके हाथ पांव में और चेहरे में सूजन आने लगती है, तो उससे भी उनका बचाव होता है। ये सूक्ष्म योग क्या है? सूक्ष्म योग बहुत ही आसान होते हैं, जिसके अंदर हम हमारी गर्दन को चलाने की एक्सरसाइजेस होती है, हाथों की एक्सरसाइज होती है, पैरों की एक्सरसाइज होती है। क्योंकि कितनी बार ऐसा देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर्स द्वारा बेड रेस्ट बता दिया जाता है, तो फिर वो क्या करें, तो कम से कम वो अपने पलंग पे लेटे लेटे इन सूक्ष्म योग को करके भी अपने जो रक्त संचार है, ब्लड का सर्कुलेशन है, उसको सही कर सकती है। आजकल की भाषा में इससे शायद स्ट्रेचिंग बोलते हैं, आप बड़े बड़े से स्ट्रेचिंग कर लीजिए, वो हुआ ये? स्ट्रेचिंग में एक्चुअली हमारी मसल्स ब्रेन से हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और इसके अंदर हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। मैं ये पा रहा हूँ कि आपने जो बातें बताई, मोटा मोटा ये बातें सब लोगों को समझ में आती हैं, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे एग्जीक्यूशन की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो सबके मन में एक विचार तो होता ही है कि हम अच्छा माहौल बना करके रखें ताकि अच्छी संतान की उत्पत्ति हो। लेकिन ये एग्जीक्यूशन पार्ट जो है देखा जाता है कि बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए। तो क्या आप उनको ये भी सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके का एग्जीक्यूशन रखना है आपको डे टू डे लाइफ में? जी बिल्कुल, ये हमारा जो मेन काम है यही है कि उनको ये बात सिखाना, समझाना और कैसे एग्जीक्यूट करना है अपनी डे लाइफ में। साथ में अगर कोई परेशानी आती है तो वो हमसे फिर बात भी कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। प्रियंका जी, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं गर्भ संस्कार के ऊपर, और एक ये बहुत ही पुरानी, सनातन की बहुत ही पुरानी प्रक्रिया है, बहुत पुराना एक संस्कार है। तो अगर हम पुराने समय की बात करते हैं, जब प्रभु राम हुए या प्रभु कृष्ण हुए, तो क्या इन लोगों का भी गर्भ संस्कार हुआ था?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि क्या उन लोगों का गर्भ संस्कार हुआ था। जैसे आपको मालूम है कि जो राजा दशरथ जी थे, उनको बच्चे नहीं हुए थे। तब उन्होंने अपने राजपुरोहित जी से बोला कि कुछ आप करिए, कुछ हवन करिए, भगवान को प्रसन्न करिए, कुछ तो ऐसा हो सकता है कि मुझे अपने औलाद का सुख मिले। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा हो तो सकता है, पर इसके लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं नहीं करा सकता। बोले आप फिर बताइए कौन करा सकता है इसको। तो उन्होंने बोला कि जो ऋषि श्रृंगी है वो इसको करवा सकते हैं। तो बोले ठीक है, आप अपन क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अपन को वहां पर जाना पड़ेगा और उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि आप ऐसा हवन करवाइए। तो राजा दशरथ जी अपनी तीनों रानी के साथ में श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गए, उनसे प्रार्थना करी। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ऐसा पुत्रेष्ठी यज्ञ होता है जिसको करने से जरूर आपके घर में दिव्य संतान पैदा होगी। तब श्रृंगी ऋषि द्वारा जो पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ था, जो कि हम अपने रामायण में भी देखते हैं, जो टीवी में हमारी रामायण चलती है, तब उसके अंदर खीर का जो प्रसाद मिला था, उस खीर के प्रसाद को खाने से जो माताएं हैं वो गर्भवती हुई और उनके घर में भगवान पैदा हुए। क्या बात है। मैं इस बात को अगर आज के समय से जोड़ूं तो क्या हमारे ऋषि मुनियों के पास वो विज्ञान था जिसमें खीर में उन्होंने ऐसा कुछ मिलाया जिसके कारण शायद फर्टिलिटी बढ़ गई। मैं पुराना विज्ञान और आज के विज्ञान को दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, और उनकी फर्टिलिटी बढ़ गई और उस कारण फिर कंसीव हुआ। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए मंत्रों की जो शक्ति होती है, जो हम जानते हैं कि मंत्रों द्वारा भी बहुत सारे इलाज भी किए जाते हैं, क्योंकि ये साइंस है। इसके बाद में हम एक औषधि भी बनाते हैं। इस औषधि में 3 प्रकार की औषधियों को मिलाकर जो बनाया जाता है और वो गर्भवती माता को सूंघाया और पिलाया भी जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो इन औषधियों का यूज करके और वो मंत्रों द्वारा जो अभिमंत्रित खीर खिलाई जाती है, उस खीर को खाने के बाद में, और जो हम डेली रूटीन या गर्भवती महिलाओं के लिए जो जरूरी होता है जिससे एक अच्छा सुसंस्कृत बच्चा पैदा हो सके, वो जो हम सिखाते हैं, वो सारी करने के बाद इसके जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत ही शानदार और बहुत ही सुसंस्कृत प्यारे बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपने भी एक बात बोली कि एक जड़ी बूटी बनाई जाती है जिसे सुंघाया जाता है, तो वो आज आप लोग बनाते हैं? जी, जी, हम लोग बनाते हैं। हम लोग खुद कितनी बार ऐसा होता है कि हमने हमारे घर में ही उसको ऑर्गेनिक ग्रो करके रखा है और हम खुद बनाते हैं। जैसा आपने बताया अभी कि एक औषधि होती है जिसे सूंघना होता है, खाना होता है, तो ये औषधि के बारे में बात हो गई। जैसे आपने बताया खीर है, खीर को मंत्रों के साथ, जाप के साथ में उसको सिद्ध करा गया, उसके बाद उसे खिलाया तो उसका एक असर हुआ। ऐसे ही कुछ डे टू डे लाइफ में कैसे उठना, कैसे बैठना, ऐसे भी कुछ नियम होते हैं क्या? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका कि ऐसे डे टू डे लाइफ में हमें क्या स्पेशल करना चाहिए। तो सबसे पहले गर्भवती माता को कोशिश करें कि सूर्योदय के पहले उठे, या वो जब भी उठे पर थोड़ा जल्दी उठे, ज्यादा लेट नहीं उठे। उसके बाद में आत्मबोध की साधना, जैसे कि पलंग पे ही बैठ के, जैसे आप उठे हैं, आप नीचे ना उतरे, अपने पेट पे हाथ रखें, अपने पेट से बात करें, अपने आप से बात करें कि मैं एक संतुष्ट आत्मा हूँ जो एक संतुष्ट बच्चे को जन्म देने वाली है, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ जो एक दिव्य बच्चे को जन्म देने वाली है। ऐसे करके आत्मबोध करें, है ना, कि मैं कौन हूँ और क्या कर रही हूँ। उसके बाद में प्रार्थना, जिसके भी कोई गुरु मंत्र बोलता है, कोई लक्ष्मी मंत्र बोलता है, या कोई गायत्री मंत्र है। कुछ भी नहीं आया तो गायत्री मंत्र द्वारा आप भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा दिन बहुत अच्छा जाए। उसके बाद अपने चेहरे पे, सिर पे और पेट पे भी लगा लीजिए। अब बारी आई नीचे उतरने की, पर एकदम से नहीं उतरना है। सबसे पहले धरती माता को स्पर्श करें हाथों से, उसको सिर पे लगाए और धरती माता से प्रार्थना कि हे धरती माँ, मेरा दिन शुरू हो रहा है, मेरे परिवार की रक्षा करिए, संरक्षण दीजिए। अब धरती माँ क्या क्या दे सकती है? अन्न, धन, है ना, सब कुछ। तो हम जब माँ से प्रार्थना कर लेते हैं तो संरक्षण भी उसका और सब कुछ उसका, तो एक संरक्षण उसे मिलता है। उसके बाद में अपने जो रोज के कार्य करते हैं हम, सुबह उठ के हाथ मुंह धोना, फ्रेश होना, उसके बाद में सूक्ष्म नाश्ता बहुत जरूरी है। सूक्ष्म नाश्ता माने कि रात में। कौन सा नाश्ता? सूक्ष्म। सूक्ष्म, हाँ, छोटा। छोटा। सूक्ष्म नाश्ता बहुत जरूरी है, जिसके अंदर रात में गलाए हुए बादाम, आपने 10 बादाम गला लिए, 10 मुनक्का गला लिए, 2 अखरोट गला लिए, ठीक है, और 1 मुट्ठी मूंगफली के दाने आपने गला लिए। सुबह उठ के उस पानी को फेंक दीजिए और बाकी सब खा लीजिए। बस मुनक्का का आपको ध्यान रखना है कि उसके बीज नहीं खाना, बीज कब्जियत करते हैं, इसलिए बीज निकाल के उसे अच्छी चबा चबा के उसको आपने खा लिया। इसके बाद में आप जो भी कार्य करें
वह संगीत के साथ होना चाहिए। संगीत के साथ होना चाहिए। बिल्कुल, म्यूजिक थेरेपी होती है ये। आप कोई सा भी संगीत सुन सकते हैं, जैसे कि शांत, जो सूथिंग संगीत होते हैं। आपने सुबह सुबह भजन लगा लिए, आपने कुछ मंत्र लगा लिए, अरिजीत सिंह के गाने लगा लिए। नहीं, आप जो शांत है, जिसमें आपका मन और आपका जो ब्लड है वो शांत हो। आपको एकदम तेज नहीं करना है कि आपने अभी धुरंधर के गाने लगा लिए एकदम तेज वाले। उसमें क्या होता है, बच्चा वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है। जब शांत म्यूजिक होता है तो म्यूजिक थेरेपी होती है। जो पुराने की तरह के राग होते थे, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि अपने बांसुरी हुई तो आपने फ्लूट म्यूजिक लगा लिया, आपने कोई मंत्र जाप लगा लिया, उससे आप काम कर रहे हैं। उससे क्या होता है, उस वक्त अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह की उथल पुथल है, उसका प्रभाव उस बच्चे पे नहीं होता। बच्चा संगीत के साथ में अपना दिन का पूरा देखता रहता है। हाँ, मेरी मम्मी ये कार्य कर रही है, वो खाना बना रही है, वो खाना खा रही है, वो नहाने जा रही है, वो कैसा भी कोई कार्य है, वो अगर संगीत के साथ करते हैं तो बच्चा उसको आनंदित होकर साथ में माँ की मदद करता है। ये तो आपने बता दिया माँ को क्या करना है डे टू डे लाइफ में, पर पिता को क्या करना है? पिता को वो सारी व्यवस्था बनानी है जिससे माँ आसानी से अपने कार्य को कर सके। तो उसको आराम, उसको सुरक्षा, ये सारी चीजें तो करनी ही है, साथ में उसका सहयोग भी करना है। अगर माँ कोई काम कराना चाहती है या सहयोग चाहती है तो ये पिता की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए कि वैसा उसको करके दे। तो प्रियंका जी, मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे, क्या कोई कंसीव करने वाला है या किसी ने कंसीव कर लिया है, या कोई सनातनी है, कोई गैर सनातनी है, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, क्या गर्भ संस्कार सभी के लिए बना हुआ है? बिल्कुल, ये गर्भ संस्कार सभी के लिए बना हुआ है। कोई भी इसको अपने जीवन में ग्रहण कर सकता है। आपने जितनी भी मुझे बातें बताई अभी बैठकर, मुझे लगता है कि हमको और ज्यादा लंबे समय के लिए बैठना चाहिए और ज्यादा हमको विस्तार में बातें करना चाहिए आपसे। लेकिन आपकी एक एक बात को मैंने महसूस करा और कहीं ना कहीं मैं पाता हूं कि गर्भ संस्कार आज भले ही मुझे ना पता हो, लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी जो बड़ी वाली बेटी है, तो मुझे ये तो नहीं पता था कि गर्भ संस्कार क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता था कि अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, उसने कहानी सुनी थी जब अर्जुन बता रहे थे अपनी पत्नी को कि कैसे आप चक्र को भेद सकते हैं, और वो कहानी उन्होंने सुनी थी और आधी कहानी सुन पाए थे वो। ये सभी लोगों को पता है, जिन लोगों ने महाभारत देखी है उनको पता है ये किस्सा। तो उस किस्से को सुनकर ही मैंने मेरी बेटी को बहुत सारी हिंदी की कविताएं सुनाई जब मेरी वाइफ कंसीव कर रही थी, जब मेरी बड़ी वाली बेटी, जिसका नाम राही है अभी। और मैं देख पाता हूं आज कि आज वो हिंदी की बहुत सारी कविताएं, जटिल कविताएं जो एक आम इंसान नहीं पढ़ सकता, वो कविताओं को वो पढ़ती है और बड़ा अच्छे तरीके से लोगों को सुनाती है वो। तो मैं आपकी बातों को, शब्दों को महसूस कर पाया और मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार फिर से आप और हम मिलें और विस्तार में और डेप्थ में आप और हम चर्चा करें इसके ऊपर कि गर्भ संस्कार के क्या क्या वो स्टेप हैं और बारीकियों पर हम बात करें अगली बार मिलकर के। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि ये एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है, एक बहुत ही जरूरी विज्ञान है। ये आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल जो माँ बाप हैं वो परेशान रहते हैं, बच्चों में एक हाइपर प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सारे चैलेंजेस आजकल के बच्चे देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप गर्भ संस्कार का पालन करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट आपको आ सकता है। हमारे साथ खुद एक ऐसी एक्सपर्ट बैठी हुई है प्रियंका जी, जिनको 15 सालों का एक्सपीरियंस है और कई सारे बच्चों को गर्भ संस्कार ये दे चुकी हैं और ये खुद पॉजिटिव रिजल्ट देख रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है साथ ही साथ ये एक समाज का काम है और एक देश का काम है। इससे हम एक बेहतर राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, इससे हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से हमें समय निकाल करके दिया। मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको फिर से परेशान करूं और आप हमें फिर से समय दें और हम कुछ और चर्चा कर सकें आपके सब्जेक्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ये अनऑफिशियल हिमांशु।